हेलो दोस्तों। आज का वीडियो में 4 घंटा टाइम लगा है। तो दोस्तों, इतनी मेहनत से वीडियो बनाने पर आप सब एक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। सोचो, एक ऐसी कल्टीवेशन जहां दुश्मन से लड़ना सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होता, बल्कि अपने ही बॉडी के अंदर जलती हुई आग से बचना होता है। मूचन अब उस पहले और सबसे खतरनाक चेक पॉइंट के सामने बैठा था, ह्यूमन बॉडी ट्रिब्यूलेशन। ये वही डिजास्टर था जहां अनेक जीनियस अपनी सालों की कल्टीवेशन गवा चुके थे। कुछ इस पेन को सह नहीं पाए और हमेशा के लिए खत्म हो गए। आइस माउंटेन के अंदर बनी केव में मूचैन बिल्कुल शांत बैठा था। पास की केव्स में लुओली, शू हुआंग और बाकी सब भी अपनी ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहे थे। लेकिन मूचैन जानता था कि उसका रास्ता सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाला था। उसने आंखें बंद की और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे बॉडी के मेरिडियंस में हाई स्पीड से सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस जितनी देर चलता, उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी उसके फ्लैश, ब्लड और बोन्स में घुसने लगती। धीरे धीरे उसके मेरिडियंस लाल पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी के अंदर लावा उबल रहा हो। और फिर वही हुआ जिसका उसे इंतजार था। उसकी लाइफ फोर्स और स्पिरिचुअल एनर्जी एक दूसरे से मिलकर ब्लड फ्लेम में बदलने लगी। ये कोई नॉर्मल फायर नहीं थी। ये ऐसी टेरिफाइंग फ्लेम थी जो बाहर से नहीं, सीधा इंसान के ब्लड के अंदर जलती थी। अगर कोई इस फायर को कंट्रोल कर लेता तो उसका ह्यूमन बॉडी कई गुना स्ट्रॉन्गर हो जाता। लेकिन अगर एक पल के लिए भी फेल हुआ तो उसका फ्लैश और ब्लड जिंदा ही जलकर खत्म हो जाता। इस डिजास्टर में ना कोई मास्टर मदद कर सकता था और ना कोई डिवाइन ट्रेजर। यहाँ सिर्फ एक चीज काम आती थी, अपनी विल पावर। 3 दिन तक मूचैन बिना हिले वहीं बैठा रहा। पेन हर सेकंड बढ़ता गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। तभी उसकी स्किन पूरी तरह ब्लड रेड हो गई। उसके पोर्स से ब्लड की बूंदें बाहर निकलने लगी और बॉडी की इतनी ज्यादा हीट थी कि वो ब्लड हवा में गिरते ही वाइट स्मोक बनकर उड़ने लगा। पूरी केव धीरे धीरे उस स्मोक से भर गई। लेकिन मूचैन ने कल्टीवेशन रोकने के बजाय अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। उसके हाथ में एक जेड जैसा ग्रीन डिवाइन इमॉर्टल फ्रूट दिखाई दिया। ये वही रेयर स्पिरिचुअल फ्रूट था जो ह्यूमन बॉडी ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव करने में बहुत बड़ा सपोर्ट देता था। उसने फ्रूट को बिना चबाए सीधा अपने मुंह में रख लिया। अगले ही सेकंड उसने हैंड सील्स बदले और स्पिरिचुअल एनर्जी की स्पीड पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। उसके मेरिडियंस और भी ज्यादा उबलने लगे और फिर मूचैन का पूरा बॉडी जोर से कांप उठा। उसने इतनी जोर से दांत भींचे कि उसके होंठों से ब्लड निकल आया। इसी पल उसके ब्लड के अंदर काउंटलेस ब्लड रेड फ्लेम्स फूट निकली। एक चिंगारी की तरह शुरू हुई ये ब्लड फ्लेम कुछ ही पलों में जंगल की आग की तरह उसके पूरे बॉडी में फैल गई। अब हर बूंद ब्लड के अंदर वही टेरिफाइंग फायर चल रही थी। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी के अंदर का हर हिस्सा पिघलने वाला हो। और असली ह्यूमन बॉडी ट्रिब्यूलेशन अभी बस शुरू हुई थी। मूचेन के बॉडी के अंदर अब जो हो रहा था, उसे देखकर कोई भी जीनियस अपनी कल्टीवेशन छोड़ दे। उसका पूरा बॉडी अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। पसीना निकलते ही उसकी बर्निंग स्किन पर गिरकर तुरंत स्टीम बन जाता। बॉडी की हर वेन बाहर उभर चुकी थी, जैसे काउंटलेस वर्म्स उसकी स्किन के नीचे रेंग रहे हों। उसका चेहरा पेन की वजह से पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो चुका था। लेकिन असली नाइटमेयर अभी शुरू हुआ था। ब्लड फ्लेम अब उसके बॉडी के हर कोने में घुस चुकी थी। जहां भी फ्लैश और ब्लड था, वहां ये टेरिफाइंग फायर चिपक कर उसे जलाने लगी। हर सेकंड उसका फ्लैश कंप्रेस हो रहा था, लेकिन साथ ही और भी पावरफुल बनता जा रहा था। ये कल्टिवेशन नहीं, ये सीधा टॉर्चर था। मूचेन ने इतनी जोर से अपने दांत भींचे कि उसके होठों से ब्लड बहने लगा। फिर भी उसने अपने मुंह में रखा डिवाइन इमॉर्टल फ्रूट नहीं खाया, क्योंकि वो जानता था अगर अभी उसने उसका इफेक्ट यूज कर लिया तो आगे आने वाली सबसे डेंजरस स्टेज में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए उसने सिर्फ एक ही डिसीजन लिया, पेन को सहना। अगर एक पल के लिए भी उसकी कॉन्शियसनेस वीक पड़ती तो ब्लड फ्लेम उसके पूरे बॉडी को एशेज में बदल देती और उसकी सालों की कल्टिवेशन वहीं खत्म हो जाती। तब मूचेन के दिल से एक फ्यूरियस रोर निकली, आओ मुझे दिखाओ ह्यूमन बॉडी ट्राइबुलेशन की असली पावर। जैसे ही उसकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ी, ब्लड फ्लेम और भी वायलेंट हो गई। लेकिन जितनी ज्यादा फ्लेम्स चलती, उतना ही उसका ह्यूमन बॉडी और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। केव के अंदर वाइट स्मोक छा गया था। उसके पोर्स से लगातार ब्लड निकल रहा था और धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी पर सूखे ब्लड की एक मोटी लेयर जम गई। पेन इतना अनबेरेबल था कि मूचेन बार बार अपनी फिस्ट से जमीन पर वार करने लगा। हर पंच के साथ पूरी केव हिल उठती। उसके गले से निकलती बीस्ट जैसी रोर्स पूरी केव में गूंज रही थी। यही था ह्यूमन बॉडी ट्राइबुलेशन, सॉवरन रेल्म का पहला और सबसे टेरिफाइंग डिजास्टर। ये तब तक खत्म नहीं होने वाला था जब तक उसका पूरा फ्लैश और ब्लड फ्लेम में दोबारा जन्म न ले ले। लेकिन इसी वक्त
बगल वाली केव में बिल्कुल अलग सीन चल रहा था। फ्रेग्रेंस से भरी उस केव के बीच लोली साइलेंटली मेडिटेशन में बैठी थी। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उस डायरेक्शन की तरफ देखा जहां मूचैन था। मोटी स्टोन वॉल दोनों केव्स को अलग कर रही थी, लेकिन फिर भी मूचैन की पेनफुल रोर्स उसके दिल तक पहुंच रही थी। लोली खुद ह्यूमन बॉडी ट्राइबुलेशन से गुजर चुकी थी, इसलिए वो अच्छी तरह जानती थी कि मूचैन इस वक्त किस लेवल का पेन सह रहा है। और मूचैन का ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी ऑर्डिनरी कल्टिवेटर से कई गुना स्ट्रॉन्गर था। इसका मतलब उसका ट्राइबुलेशन भी सबसे ज्यादा डेंजरस था। इसी वजह से अक्सर कल्टिवेटर्स ह्यूमन बॉडी ट्राइबुलेशन से पहले कोई बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक नहीं सीखते। पहले सेफली डिजास्टर क्रॉस करते हैं, उसके बाद बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं। लेकिन मूचैन ने हमेशा की तरह सबसे डिफिकल्ट पाथ चूज किया, क्योंकि उसे सिर्फ सर्वाइव नहीं करना था, उसे सबसे पावरफुल बनना था। और उसके पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हर प्राइस चुकानी थी। ये सोचते ही लोली की आंखों में हल्का सा दर्द उभर आया। उसने धीरे से अपने होंठ काटे और मन ही मन बोली, मूचैन, मैं तुम्हें अकेला नहीं लड़ने दूंगी। अगले ही सेकंड उसने अपने हैंड सील्स बना दिए। उसके बॉडी के अंदर एंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी वायलेंट तरीके से उठने लगी। और इसी के साथ लोली ने भी अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्राइबुलेशन ऑफिशियली शुरू कर दिया। माउंटेन केव के अंदर का माहौल अब किसी वोल्केनो से कम नहीं था। वाइट स्टीम पूरी केव में छाई हुई थी और उसके बीच सिर्फ एक शैडो दिख रही थी, मूचैन। उसकी बॉडी से निकल रही टेरिफाइंग हीट ने पूरी केव को क्रैक कर दिया था। हर तरफ जमीन फट चुकी थी। धड़ाम! अचानक मूचैन ने अपनी फिस्ट जमीन पर मारी और एक और शॉकवेव के साथ क्रैक्स और दूर तक फैल गईं। उसके दोनों हाथ सूखे ब्लड की मोटी लेयर से ढक चुके थे। इतना ब्लड बह चुका था कि देखने वाला भी कांप उठता। लेकिन ये सब सिर्फ बाहर का सीन था। अंदर उसका ह्यूमन बॉडी अब भी ब्लड फ्लेम में जल रहा था। पूरे 10 दिन बीत चुके थे। 10 दिन से उसका फ्लैश और ब्लड हर सेकंड जल रहा था, पिघल रहा था और दोबारा फोर्ज हो रहा था। जितना ज्यादा ब्लड फ्लेम जलती, उतनी ही उसकी ह्यूमन बॉडी की पावर बढ़ती, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बढ़ता था अनबेरेबल पेन। नॉर्मली ह्यूमन बॉडी ट्राइब्यूलेशन सिर्फ 7 या 8 दिन चलती थी, लेकिन मूचैन 10 दिन के बाद भी उस नाइटमेयर के बीच फंसा हुआ था। और सबसे खतरनाक बात, ट्राइब्यूलेशन खत्म होने का कोई साइन ही नहीं था। लेकिन मूचैन पहले ही इसके लिए मेंटली रेडी था। उसका ह्यूमन बॉडी ऑर्डिनरी कल्टिवेटर से कई गुना स्ट्रॉन्गर था, इसीलिए उसका डिजास्टर भी नॉर्मल नहीं हो सकता था। उसके पास सिर्फ एक चॉइस थी, लास्ट तक सहना। अचानक उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला दिख रहा था। जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, ब्लड फ्लेम फिर से वायलेंट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी के अंदर लाखों जलती हुई ब्लेड्स उसके फ्लैश को चीर रही हों। लेकिन इसी अनबेरेबल पेन के बीच उसके दिल से एक रोर निकली, मेरा सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हो सकता। उसके दिमाग में एक के बाद एक मेमोरीज उभरने लगी। अपने फादर से किया हुआ प्रॉमिस, अपनी मदर को वापस लाने की कसम, और लोली से किया हुआ वो वादा कि एक दिन वो इतना पावरफुल एक्सपर्ट बनेगा जो उसके लिए हर तूफान के सामने खड़ा रहेगा। तो फिर एक ह्यूमन बॉडी ट्राइब्यूलेशन उसका रास्ता कैसे रोक सकती थी? इसी डिटर्मिनेशन के साथ मूचैन ने फाइनली अपने मुंह में रखा डिवाइन इमॉर्टल फ्रूट निगल लिया। अगला ही पल एक प्योर और रिफ्रेशिंग एनर्जी उसके बॉडी में फ्लड की तरह फैल गई। उसकी ऑलमोस्ट टूट चुकी कॉन्शियसनेस दोबारा स्टेबल होने लगी। लेकिन ब्लड फ्लेम भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने और भी वायलेंट होकर डिवाइन इमॉर्टल फ्रूट की एनर्जी को जलाना शुरू कर दिया। मूचैन ने दांत भींचकर अपने दिल में गरजते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अब ये सिर्फ कल्टीवेशन नहीं थी, ये मूचैन और ह्यूमन बॉडी ट्राइब्यूलेशन के बीच सर्वाइवल की फाइनल बैटल बन चुकी थी। उसके बीस्ट जैसी रोर्स पूरी केव में गूंज रही थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। या तो वो जीतेगा या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। और देखते ही देखते 5 और दिन गुजर गए। केव के बाहर सू हांग, जाओ किंगशान और मू फंगयांग आसमान में खड़े दोनों बंद केव्स को देख रहे थे। उन तीनों का ह्यूमन बॉडी ट्राइब्यूलेशन सिर्फ 5 दिन में खत्म हो गया था। डिवाइन इमॉर्टल फ्रूट की वजह से उन्होंने बिना किसी बड़े डेंजर के ब्रेक थ्रू कर लिया था और उनकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन मूचैन और लोली अब तक बाहर नहीं आए थे। सू हांग ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अभी तक दोनों का कोई साइन नहीं। जाओ किंगशान भी हैरान था। मूचैन का ह्यूमन बॉडी ट्राइब्यूलेशन भी हमारी तरह ही होना चाहिए था, फिर उसे इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है? झाओ किंगशान की बात सुनकर सू हुआंग ने गहरी सांस लेकर कहा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। मूचैन का ह्यूमन बॉडी ट्राइब्यूलेशन हमारे जैसा हो ही नहीं सकता। उसका ह्यूमन बॉडी ट्राइब्यूलेशन शुरू होने से पहले ही उसकी बॉडी उन एक्सपर्ट से भी स्ट्रॉन्गर थी जो पहले ही डिजास्टर क्रॉस कर चुके थे। इसलिए उसके सामने जो ट्रायल चल रहा है वो हम सब से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। ये कहते वक्त सू हुआंग की आंखों में एडमिरेशन साफ दिख रही थी।
जब मूचेन नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में आया था तब वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्रेशमैन था, लेकिन आज वही लड़का एकेडमी का नंबर 1 जीनियस बन चुका था। और जितनी स्पीड से वो ग्रो कर रहा था उतनी स्पीड से कोई उसका पीछा भी नहीं कर पा रहा था। सू हुआंग समझ चुका था, कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ देखा जा सकता है, उन्हें क्रॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तभी मू फैंगयांग की नज़र लुओ ली वाली केव पर पड़ी। लेकिन लुओ ली अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? ये सवाल सुनते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक सू हुआंग के दिमाग में एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी आई। लुओ ली पहले ही ह्यूमन बॉडी ट्राइब्यूलेशन क्रॉस कर चुकी है। अगर वो अब तक बाहर नहीं आई तो क्या वो स्पिरिचुअल एनर्जी ट्राइब्यूलेशन चैलेंज कर रही है? ये सोचते ही तीनों के चेहरे एक्साइटमेंट से भर गए। अगर लुओ ली भी सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर गई तो उनकी टीम की स्ट्रेंथ सीधा एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। तब वो ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के सबसे पावरफुल एलीट टीम्स को भी चैलेंज कर सकते थे। सू हुआंग ने सीरियस वॉइस में कहा, अब हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। मुझे मूचैन और लुओ ली दोनों पर पूरा भरोसा है। ये सिर्फ तसल्ली के शब्द नहीं थे, ये सच था। मूचैन ने पिछले 2 सालों में इम्पॉसिबल को बार बार पॉसिबल बनाकर दिखाया था। और लुओ ली, उसके बारे में तो और भी कम लोग जानते थे। नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में आज तक किसी ने भी लुओ ली को फुल पावर में फाइट करते हुए नहीं देखा था। हर बार वो सिर्फ मूचैन के पास चुपचाप खड़ी रहती, उसकी विक्ट्रीज देखकर बस हल्की सी स्माइल करती। इसी वजह से सब लोग भूल गए थे कि जिस लड़की की ब्यूटी पूरी एकेडमी में नंबर 1 थी, उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ही टेरिफाइंग हो सकती थी। इसी वक्त काफ़ी दूर आसमान में कई स्ट्रीक्स ऑफ लाइट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही थी। हर लाइट के अंदर एक पावरफुल टीम थी और सबका टारगेट मूचैन का ग्रुप। माउंटेन पीक पर 5 ग्रेसफुल फिगर्स रुक गईं। बीच में खड़ी थी वेन किंगसुआन। उसका रॉयल ऑरा ऐसा था जैसे आसमान की फीनिक्स धरती पर उतर आई हो। उसके पीछे खड़ी 2 गर्ल्स ने दूर चमकती हुई लाइट्स को देखकर कहा, कैप्टन, लगता है सिर्फ हम ही नहीं, और भी बहुत सी टीम्स उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। वेन किंगसुआन बस हल्की सी मुस्कुराई। उसने अपने लंबे बालों को उंगलियों में घुमाते हुए कहा, पिछले आधे महीने से मूचैन की टीम के पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बढ़े, लेकिन वो अभी भी टॉप 16 में है, इसलिए उसकी लोकेशन सबको पता चल चुकी है। ऊपर से डिवाइन वुड पैलेस के डिवाइन पैलेस इन्विटेशन की खबर भी फैल चुकी है। सबको लगता है वहाँ एंशिएंट इनहेरिटेंस छुपा हुआ है, इसलिए हर टीम उसी तरफ भाग रही है। तब उसके पास खड़ी गोल्डन हेयर वाली गर्ल ने हैरानी से कहा, कैप्टन, मूचैन की टीम इतने दिन से एक ही जगह पर है, क्या उन्हें पता ही नहीं कि काउंटलेस टीम्स उन्हें घेरने आ रही हैं? वैन किंगसुआन के लिप्स पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। इंटरेस्टिंग, ऐसी सिचुएशन में भी वो कल्टिवेशन कर रहा है। मूचैन की हिम्मत वाकई इंप्रेसिव है। तब ट्विन सिस्टर्स ने पूछा, कैप्टन, क्या हमें उन टीम्स को रोकना चाहिए? वेन किंगसुआन ने बिना सोचे सीधा मना कर दिया, नहीं, मैं देखना चाहती हूँ स्पिरिचुअल रोड की ब्लड कैलामिटी में आखिर कितनी असली कैपेबिलिटी बची है। अगर वो इतना भी डिजर्व नहीं करता तो मुझे लुओ ली को उससे छीनने का ब्लेम मत देना। ये कहकर उसने दूर की डायरेक्शन में अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखों में चैलेंज की चमक थी। लुओ ली, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।